भैया मेरे को पैसे कमाने, मेरे को रेमेडी बता दो। कैसे बता दूं जब तेरा 3-3 4-4 ग्रह श्रृंगार नक्षत्र में है, तू जिंदा रह ले, यही बहुत है। जब मैं पैदा हुआ मेरी आंखें कमजोर थी, क्योंकि मेरे फादर की भी आंखें कमजोर थी। ये डीएनए डिसेबिलिटी के साथ भी कई लोग पैदा होते हैं ना, ये कुंडली से तो नजर आएगा। आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र के बारे में। आपके नक्षत्र आपके बारे में क्या बताते हैं, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ किस तरीके की रहती है। आज हमारे साथ में गेस्ट है, वो हमेशा से हमारे चैनल के ऊपर टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं और बहुत टेक्निकल बातें करते हैं जो शायद किसी और पॉडकास्ट पे नहीं होती है। My name is Rajan Khillan. I am not a celebrity astrologer. I am a Vedic astrologer and researcher of Parasar Hora Shastra, Gemini Sutram, सारावली, बृहद जातक, जातक परिजात, सरवार चिंतामणि, जितने भी क्लासिक्स हैं, प्रश्न मार्क, उनके में मैं रिसर्च करता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्या है नक्षत्र और कैसे हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। नक्षत्र इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, जहां से मून का ऑर्बिट है या सारे ग्रहों का ऑर्बिट है। सन इज द सेंट्रिक पॉइंट ऑफ स्पेस। इस सन को सेंट्रिक पॉइंट ऑफ स्पेस मानते हैं। उस सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो हर प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है। मून अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, और सारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन सारे प्लैनेट्स के साथ साथ उनके मून भी अटैच्ड है। इस ऑर्बिट में जितने भी नक्षत्र आ रहे हैं, जितने भी स्टार्स आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्लिप्टिक में जहां से मून या सारे ग्रह निकल रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्लिप्टिक में जितने भी स्टार्स आ रहे हैं उनको नक्षत्र बोलते हैं। उसके अलावा भी जो स्टार्स हैं उनको बोलते हैं तारा। स्टार्स हैं, लेकिन अगर वो मून के एक्लिप्टिक में आ रहे हैं, लूनर स्टेशन वर्ड यूज किया है, तो वो हो गए नक्षत्र। जो लूनर स्टेशन में नहीं आ रहे तारे या ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो हो गए तारा। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, जो तारों के साइंस बनते हैं, वही कॉन्स्टेलेशन है, वही नक्षत्र है, वही नक्षत्र, और बाकी जितनी चीजें वो सब तारे हैं। वो सब तारे हैं। नक्षत्र वो है जहां से मून रिवॉल्व कर रहा है या कोई भी ग्रह रिवॉल्व कर रहा है। बाकी भी है जो 32 डिग्री के अंडर आते हैं फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अर्थ। जियोसेंट्रिक पोजीशन देखनी पड़ती है हमें, क्योंकि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, धरती से। तो जो धरती से ऑब्जर्व करूंगा तो जियोसेंट्रिक पोजीशन देखूंगा, सन से ऑब्जर्व करूंगा तो सन सेंट्रिक पोजीशन देखूंगा। तो हम जियोसेंट्रिक पोजीशन देखते हैं। तो जियोसेंट्रिक पोजीशन में जो भी नक्षत्र हमें नजर आएंगे, हमें सूर्य भी किसी ना किसी नक्षत्र में नजर आता है। उसकी वजह यह होता है कि धरती घूम रही है, धरती घूम रही है, तो 12 राशियों में किसी ना किसी राशि में तो सन नजर आएगा ही। और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है, 2 राशि में 4.5 नक्षत्र होते हैं, 4 राशि में 9 नक्षत्र होता है। तो 12 राशियों में कितने नक्षत्र हुए? 27 नक्षत्र। ठीक है, तो जैसे मेरे को आपने पहले कुंडली समझाई थी, कुंडली जब मैं पैदा हुआ उस टाइम पे जो यूनिवर्स जिस तरीके का था उसका एक स्नैपशॉट हो गया। अब 30 डिग्री के अंदर जो जो प्लैनेट्स आ रहे होंगे वो मेरे पहले हाउस में आ जाएंगे, वैसे ऐसे ऐसे करके सब कुछ हो जाएगा। अब वो जो 30 डिग्री है उसमें जो नक्षत्र आ रहा है वो आप बात कर रहे हो, और वो फिक्स है। फिक्स्ड है, मतलब अगर सन के ऊपर कोई नक्षत्र आता है तो हमेशा वो सेम ही आता है, या वो भी रिवॉल्व करता रहता है? 21 मार्च 1992 वो मेरा बर्थ हुआ था। उस दिन सन था उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। किसी भी 21 मार्च के सन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करती है तो 21 मार्च को सन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। ये बड़ा सिंपल सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 14 अप्रैल को संक्रांति होती है, जब सन मीन राशि से मेष राशि में ट्रांजिट करता है। उस दिन सन मेष राशि में आता है और अश्विनी नक्षत्र में शुरू होता है। तो 14 अप्रैल को कभी भी सन अश्विनी नक्षत्र में आ सकता है। वो 1-2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है एज पर दी लूनर कैलेंडर और वो, लेकिन 14 अप्रैल को सन अश्विनी नक्षत्र में आएगा। ये 960 साल के लिए तो वैलिड है, और उसके बाद भी वैलिड है। 1 डिग्री का चेंज होता है, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड कुछ हद तक स्टेशनरी नहीं है, वो चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है वो। देयर आर मोर देन 1 गैलेक्सी, 12 सूर्यों का वर्णन, 12, और हमें एक नजर आता है, तो 11 और है।
तो हमको नक्षत्र देखना कौन सा है अब, क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक है राशि, उसका एक लॉर्ड है, एक है एक्चुअल प्लैनेट जो उस डिग्री के अंदर बैठा है, ठीक है, और एक ये भी हो सकता है कि जैसे मैं जिस टाइम पैदा हुआ, जो मतलब मेरी फर्स्ट हाउस में है, उसका नक्षत्र। तो तीनों नक्षत्र मेरे लिए अलग 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 रहेंगे। हर प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, हर हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। तो जब हम पैदा हुए, हमारी वो कौन सी कॉर्ड होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड कटी, तो हमारी कुंडली बन गई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र है वो है मून का नक्षत्र, क्योंकि मून के नक्षत्र से ही हमारी दशा स्टार्ट शुरू होती है। अगर कोई स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी दशा राहु की आएगी। स्वाति नक्षत्र के स्टार्टिंग में पैदा हुआ है तो उसको पूरे 18 साल की राहु की दशा मिलेगी। पहली पदा मतलब 25% के बाद पैदा हुआ है तो 18 में से 25% कम कर दो। फिर जब दूसरी पदा के बाद पैदा हुआ है, सेकंड पदा कंप्लीट होने में पैदा हुआ है, तो 9 साल की राहु की दशा जाएगी। पहले 2 पदा चली गई तो 9 साल राहु की वो खत्म हो गई। तो नक्षत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट टू फाइंड दी दशा, विमशोतरी दशा, जो सारे एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। तो वो कहाँ से आई? नक्षत्र से आई। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल गया है मेरा। सन है, नक्षत्र है, प्लैनेट है। अब प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड। सारे सन, सारे नक्षत्र, सारे प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र में तो है। पूरा 360 डिग्री में 27 नक्षत्र को वाइफरकेट किया हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के लिए सन है, हाइपोथेटिकली एक इमेज बना लो, ये सन है, ये नक्षत्र है कोई स्पेसिफिक, यहाँ प्लैनेट था तो जब वो पैदा हुआ था। अब अर्थ घूमनी शुरू हुई तो सन तो वही था, तो हम कह रहे हैं सन मूव कर रहा है। तो ऐसी नक्षत्र भी मूव करता हुआ हमको दिखाई हो रहा है। नक्षत्र इज द स्टेशन एंड प्लैनेट्स एंड मून इज द ट्रेन। तो क्या मूव करेगा? ट्रेन मूव करेगी। ट्रेन मूव करेगी। लेकिन ट्रेन मूव कर रही है और हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें लगता है नक्षत्र मूव कर रहा है। ये हमारी व्यूइंग मिस्टेक है कि हमें लगता है सन सेट हो रहा है और सनराइज हो रहा है। टेक्निकली सन तो अपनी जगह बैठा हुआ है। अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, इसलिए ये फिनोमिना नजर आता है कि सन सेट हो रहा है और सनराइज हो रहा है, हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो नक्षत्र के अंदर भी कुछ होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट हो रहा है, प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है, ऐसे नक्षत्र का भी ट्रांजिट होता है। नक्षत्र का ट्रांजिट नहीं होता, प्लेनेट का ट्रांजिट किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। प्लेनेट उस नक्षत्र से निकल रहा है, प्लेनेट उस नक्षत्र से निकल रहा है हर साल विदाउट एनी कंसिडरेशन। जो सन है वो 14 अप्रैल से लेकर अगले 13 दिन, मतलब हो गया 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 10 दिन, 25, 26, 27, 14 से 27 अप्रैल में अश्विनी नक्षत्र में होगा। तो अब नक्षत्र में होगा तो ये डिग्री भी तो चेंज हो रही है ना। तो पहले स्टार्टिंग के नक्षत्र में, मतलब ये इतना बड़ा नक्षत्र है, सन यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ मूव होगा। तो इसको भी कुछ कहा गया है। इसको कहा गया है पदार्थ। हर नक्षत्र, एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसकी 4 पदार्थ डिवाइड बाय 4 कर देते हैं उसको। पहली पदा, दूसरी पदा, तीसरी पदा, चौथी पदा। पहली पदा है 3.2 डिग्री की, दूसरी पदा 3.2 डिग्री की, तीसरी 3.2 डिग्री की, तो 10 डिग्री हो गए 3 पदा में। चौथी 3.2, तो 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट इज 1 नक्षत्र। उसकी एक पदा होती है 3 डिग्री 20 मिनट की। और अगर कोई नक्षत्र पहली पदा में होगा तो वो कम पावरफुल होगा, दूसरी तीसरी में ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेन करो नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्र का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साहिल भाई, नक्षत्र होते हैं 3 तरह के। नक्षत्र टोटल 27 है, उनकी अपनी 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 बहुत सारी आगे अपने ग्रुप्स है। उसमें से एक ग्रुप में ऐसे ही मतलब इन जनरल लेवल डिस्कस करता हूँ कि हर नक्षत्र एक स्टेशन है। स्टेशन का एक साइज है, घर का एक साइज है। कुछ बड़े नक्षत्र हैं जिनके साइज ज्यादा है, कुछ छोटे नक्षत्र हैं जिनके साइज कम है। जिसका साइज सबसे बड़ा है और जहां से मून सबसे ज्यादा लंबे पीरियड तक ट्रांजिट करता है, उस नक्षत्र का नाम है रोहिणी नक्षत्र। और जब हम जियोसेंट्रिक पोजीशन से रोहिणी नक्षत्र से मून को निकलते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सन ने अपना ऑर्बिट छोड़ दिया, अब वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर एंटर हो गया। और जब रोहिणी नक्षत्र खत्म हो रहा है तो सन अपना ऑर्बिट छोड़ते फिर वापस अपने ऑर्बिट में आ गया। इसलिए कहते हैं मून लव्स रोहिणी नक्षत्र। और जब बाकी नक्षत्र आते हैं जैसे चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र,
इन नक्षत्रों में मून अपने ऑर्बिट से उन नक्षत्रों के अंदर एंटर नहीं करता, दूर दूर से बाय 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 करके वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल नक्षत्रों में मून स्पेशल अपना ऑर्बिट ही चेंज कर देता है, उन नक्षत्रों के अंदर ही घुस जाता है। साहिल भाई समझने की जरूरत है। मून को ट्रेन मान लो, ट्रेन अपने ट्रैक में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलते जा रही है। एक ट्रेन एक स्टेशन में ज्यादा टाइम के लिए रुक रही है और कुछ स्टेशनों में रुकी ही नहीं, स्लो ही और निकल गई। तो जहां पे वो ज्यादा टाइम के लिए रुक रही है, ट्रेन को वो स्टेशन पसंद है, उस स्टेशन की चाय पसंद है, या ट्रेन के ड्राइवर को उस स्टेशन की चाय पसंद है तभी रुक रहा है, या उस स्टेशन में जो लड़की रहती है वो पसंद है उसको। कुछ तो वजह होगी। हम जब यहाँ से जीटी रोड जाते हैं चंडीगढ़ में, हर बंदे का अपना फेवरेट ढाबा होता है, तो बंदा वहीं रुकता है जो उसका फेवरेट ढाबा है। तो उस ढाबे को एक लूनर स्टेशन मान लो। अब आप समझ लो यहाँ से आप चंडीगढ़ जा रहे हो, करनाल में आपकी गर्लफ्रेंड रह रही है, तो आप करनाल होते हुए जाओगे, थोड़ा सा अपना वे 10-15 मिनट गाड़ी अंदर घुसा लोगे कि मैं मिल के जाऊं, चाय पी के जाऊं। मून का भी सेम सिस्टम। जब रोहिणी से ट्रांजिट करेगा ना तो अंदर चला जाएगा रूट के, और रोहिणी नक्षत्र को पूरा मून। लेकिन जब अनुराधा ज्येष्ठा से ट्रांजिट करेगा तो दूर दूर से ही बाय कर देगा कि मैं हाईवे पकड़ लेता हूं, मुझे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। ऋषियों ने, जिन्होंने ऋग्वेद लिखा था, जिन्होंने यजुर्वेद लिखा था, उन्होंने ये एजम्पशन की कि मून लव्स रोहिणी बट हेट्स ज्येष्ठा और अनुराधा, क्योंकि और मून रोहिणी नक्षत्र में उच्च का पराशर जी ने लिखा है, और अनुराधा और विशाखा नक्षत्र में नीच का होता है। ठीक है, अब वो आप कह रहे हो कि वो अपना अंदर मतलब ऑर्बिट बदल देता है। ऑर्बिट बदल देता है। कुछ नक्षत्रों में मून को बहुत प्यारे है, और वो नक्षत्रों के साइजेस भी बड़े हैं। वो नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र है जिसमें मून अपना ऑर्बिट भी बदल देता है और उसका साइज भी बड़ा है। पुनर्वसु नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में जो अभिजीत नक्षत्र है, वो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की 4th पदा में ही अभिजीत नक्षत्र होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अब इसमें जितने भी उत्तरा नक्षत्र है, उत्तरा का मतलब होता है बड़ा, उत्तरा नक्षत्र सारे आ गए, रोहिणी नक्षत्र आ गया, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। एक और नक्षत्र है जो जिसका साइज बहुत बड़ा है, मून उससे थोड़े डिस्टेंस से निकलता है, उतनी अंदर नहीं जाता, उसका नक्षत्र का नाम है विशाखा। तो मून बीइंग इन अ गुड पोजीशन, गुड पोजीशन का मतलब बक्सबल अच्छा हो, साइज अच्छा हो, तिथि अच्छी हो, अच्छी राशि में बैठा हो, अपने दोस्तों से अच्छा रिलेशन बना रहा हो। प्लैनेटरी दोस्त जो होते हैं, मून का दोस्त है जुपिटर, मून का दोस्त है वीनस, मून का दोस्त है अपना सन, अच्छा रिलेशन बना रहा हो, और इन नक्षत्रों में हो रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, तो अच्छे राजयोग देता है, क्योंकि ये बड़े साइज है। छोटे साइज वाले जो नक्षत्र है वो भरनी है, आद्रा है, अश्लेषा है, स्वाति है, ज्येष्ठा है, ये छोटे साइज वाले हैं। तो इनमें मून ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, इनमें मून थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं दे पाता। ये एक लॉजिक है। दूसरा, हर कॉन्स्टलेशन की ना एक शेप बनती है। कुछ शेप है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ शेप है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कुछ शेप है जो स्लैंटिंग है। तो इसमें शास्त्र कहता है जो भी नक्षत्र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें वो वाले काम करने बड़े अच्छे रहते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र में रॉकेट लॉन्च करना बड़ा अच्छा रहेगा, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना बड़ा अच्छा रहेगा, एक हाई राइज बिल्डिंग की नींव खोदना, क्योंकि वो हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, वो बड़ा अच्छा रहेगा। धनुधर बनना बड़ा अच्छा रहेगा, धनुधर की ट्रेनिंग लेना बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन आद्रा नक्षत्र ऊपर से नीचे आ रहा है। उसमें डीप सी डाइविंग, बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन, कोई चीज ढूंढनी है आपने, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, फार्मर ने सीड डालनी है, बोइंग के टाइम सीड डालनी है। अब वो ऊपर से नीचे वाले काम हो गए, वो कौन से नक्षत्र में अच्छे होंगे? जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं नक्षत्र, और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं नक्षत्र, उसके वो वाले काम जो नीचे से ऊपर जाते हुए चीजों में अच्छे रहेंगे। स्टॉक मार्केट में आपने काम शुरू करना है तो उन नक्षत्रों में करो जो नीचे से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन नक्षत्रों के बारे में हमारे गुरुजी ने बड़ा अच्छा वो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। उनकी लिस्ट है रोहिणी,
आद्रा, फिर ऊपर से नीचे जो नक्षत्र नजर आ रहे हैं, जो उल्टे, ये मतलब ऊपर से नीचे आते नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने बोला है बेसमेंट बनाना, डीप डाइविंग करना, बीज बोना, ये काम अच्छे रहेंगे। उसमें आता है भरनी, कृतिका, श्लेषा, मघा। और तीसरे हैं जो स्लैंटिंग नक्षत्र। स्लैंटिंग नक्षत्र में भी कुछ काम बताया गया है, जैसे पशुओं को ट्रेनिंग देना, मिलिट्री को ट्रेनिंग देना, जल यात्रा करना, चलना, मशीनरी चालू करना, ये काम अच्छे हैं। फैक्ट्री शुरू करना। फैक्ट्री शुरू करना। तो नक्षत्र के डायरेक्शन से, शेप से, डायरेक्शन से ये चीज निकली। अब नक्षत्रों को और भी तरीकों से बताया गया। एक नक्षत्र बताए गए हैं स्थिर नक्षत्र, उसमें स्थिर काम, जिसमें स्टेबिलिटी हो, वो काम करो। मैंने लगन भी सुना, स्थिर लगन में एक पूजा करी जाती है। हाँ, चलन में। हाँ, तो स्थिर नक्षत्र में भी पूजा की जा सकती है। चर नक्षत्र, ट्रैवल करना है तो चर नक्षत्र, वॉर करनी है तो चर नक्षत्र, जिसमें भी चेंजेबिलिटी आती है ना, वो चर नक्षत्र वाले काम अच्छे रहते हैं, जिसमें आपको चेंजेबिलिटी चाहिए। क्रूर नक्षत्र, किसी पे कोर्ट केस डालना है, कलह करनी है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, क्रूर नक्षत्र। लघु नक्षत्र, लघु मतलब प्यारे नक्षत्र, लव मेकिंग, प्यार का इजहार, प्रपोज करना, ये सब मुहूर्त के फैक्टर्स में आ गया ना। कोई पूछेगा मुहूर्त कैसे निकाल रहे हो, तो नक्षत्र का बेसिक ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो मुहूर्त निकालोगे। सही बात है। फिर मैत्र नक्षत्र भी उसमें आते हैं। और दारुण नक्षत्र कहते हैं, जिसमें मतलब जो क्रूल एक्टिविटीज होती हैं, जो बुचर एक्टिविटी हो गई, किसी को फांसी देना हो गया, ये सब इसमें देखा जाता है। और हर तत्व को अलग 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 तरीके से बांटा गया है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, जैसे अपने बुचर वाला बोला, तो उस टाइम पे हमको आतंकवादी हमले भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसा भी होता होगा। अगर वो नक्षत्र किसी भी तरह खराब है तो बिल्कुल। जिन नक्षत्रों में ग्रहण लगता है, जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य के नक्षत्र में होगा, सूर्य किसी तो नक्षत्र में होगा ग्रहण के टाइम, चंद्र किसी तो नक्षत्र में होगा ग्रहण के टाइम, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक्स, उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मतलब अभी जो हमको देख रहे हैं वो अपने बारे में क्या जान सकते हैं कि अपने जो फर्स्ट हाउस में राशि बैठी है, उसका जो लॉर्ड है, उसका नक्षत्र देखें, नक्षत्र से भी, जहाँ जहाँ पे भी मून बैठा है। हाँ, उस नक्षत्र को सबसे ज्यादा तरजीह देनी है जहाँ पे मून बैठा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को नहीं देनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मून का नक्षत्र देखना है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो लगन जिसमें हम पैदा हुए उसका नक्षत्र है। थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे मून के नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं कर्म नक्षत्र। मून के नक्षत्र से 22वां नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं वैनाशिक नक्षत्र। तो ऐसे ऐसे करके कई हमें शास्त्र ने वो बताया हुआ है कि कौन सा नक्षत्र कौन सी चीज के लिए देखना है। ठीक है, तो अब हमने मान लो नक्षत्र देखा, मून का नक्षत्र देखा, अब मेरा कोई भी नक्षत्र आ रहा है, उससे मुझे क्या पता लगेगा? एक परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दुनिया में जितने भी नक्षत्र है उनका कोई ना कोई नक्षत्र लॉर्ड है। उनका अगर नक्षत्र लॉर्ड है तो उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आज हम चलते हैं, हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र मीन राशि में बैठता है और रेवती नक्षत्र के जो वैदिक डाइटी हैं वो है पूषा। पूषा का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो रेवती नक्षत्र की जो मदर्स होंगी वो अच्छी मदर्स होंगी। रेवती नक्षत्र, रेवती इज अ मेटाफर ऑफ द वाइफ ऑफ द कामदेव, उनका नाम रेवती था। तो अट्रैक्टिव होंगी, सेडक्टिव होंगी। रेवती को कामनी से जोड़ा हुआ है, रेवती को काम शास्त्र से जोड़ा हुआ है। तो मतलब हमको मून के नक्षत्र से ये पता लग सकता है मेरा करियर क्या होगा? नहीं, सामने वाले की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। और करेक्टरिस्टिक्स जब पता चल जाती हैं तो बहुत हेल्प मिलती है करियर डिसाइड करने। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेंगी? करेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी नक्षत्र के डाइटी से। लोग कंफ्यूज होते हैं, नक्षत्र का तो एक प्लेनेटरी लॉर्ड होता है। अश्विनी का जो प्लेनेटरी लॉर्ड है केतु है, भरनी का प्लेनेटरी लॉर्ड है वीनस, कृतिका का प्लेनेटरी लॉर्ड है सन, और रोहिणी का प्लेनेटरी लॉर्ड है मून। तो ऐसे प्लेनेटरी लॉर्ड होते हैं। ये तो काफियों को पता होंगे प्लेनेटरी लॉर्ड, लेकिन डाइटी होते हैं, वैदिक डाइटी। अश्विनी नक्षत्र के जो डाइटी हैं वो है अश्विनी कुमार्स, जिनको कहा जाता है फिजिशियन ऑफ गॉड्स। भरनी नक्षत्र के जो डाइटी हैं वो है यमराज। और भरनी नक्षत्र की जो शेप है वो है कंटेनर की तरह है, भरनी की तरह है, स्टोरिंग पॉट की तरह है। कृतिका नक्षत्र के जो डाइटी है अग्नि है,
और कृतिका नक्षत्र की जो शेप बनती है आकाश में वो कैंची की तरह है, और कैंची कह लो, ब्लेड्स कह लो। और जो कृतिकाएं हैं वो वाली नर्सिस हैं जिन्होंने कार्तिक जी को पाला था। नर्चरिंग आ गई कृतिका नक्षत्र में। और जब ब्लेड आ गई, कैंची आ गई, तो इसमें सर्जन भी आ गया, बुचर भी आ गया। अगर वो पॉजिटिव और पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो वो तो हो गया सर्जन। अब कृतिका नक्षत्र और अष्टमी का ज्वालामुखी योग बनता है तो उसकी जुबान कैंची की तरह काम करेगी। वो असली में बुचर हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, लेकिन वो अच्छे में चला गया तो सर्जन हो सकता है। फिर रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी का मतलब ही होता है असेंडिंग, कोई भी टेक ऑफ करने वाली चीज। रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत अच्छे पायलट्स होते हैं, बहुत से ड्राइवर्स होते हैं, बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं। हमारे एक अंकल होते थे, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी करते थे, वेरी फैंटेस्टिक मैन। वो एयरफोर्स मार्शल थे, रोहिणी नक्षत्र। उनको गाड़ी के एक एक स्पेयर पार्ट के बारे में पता था क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र थे। मृगशिरा नक्षत्र, डियर, चंचल होते हैं। कस्तूरी अपने पास होती है लेकिन वही घूम घूम के ढूंढ रहे होते हैं, डरपोक होते हैं। फिर आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र के लॉर्ड हैं रुद्र। तो रुद्र आद्रा नक्षत्र के गुस्से वाले होते हैं, लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाते, अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ना पूरी हो बौखला जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको कुछ लॉर्ड्स और कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हल्का सा एक ग्लिम्स दिया। ये नक्षत्र है और ये उसका लॉर्ड है, लेकिन वो अच्छे में जाएगा कि बुरे में जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये ज्यादा जरूरी है ना, इसमें योग काम करते हैं। सबसे पहले अच्छे योगों की बात कर ले। तलवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, सिद्ध योग और अमृत योग। ये सारे जो योग हैं ये अच्छे योग हैं, सुनने में भी अच्छे लगे आपको। और यमगंड योग, ज्वालामुखी योग, विष योग, शून्य योग, उग्र योग, उत्पाद योग, ये बुरे योग है। ये जितने भी योग हैं ये कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तिथि, वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। थोड़ा ये तिथि वार नक्षत्र इसको भी समझा दो थोड़ा। तिथि होती है जैसे हमारा सन और मून के बीच में जब 12 डिग्री का डिस्टेंस हो जाता है वो एक तिथि होती है। 24 डिग्री का डिस्टेंस हो जाता है, दो मतलब एक दिन एक तिथि के बराबर हो जाता है लेमन लैंग्वेज। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इनके अपने लॉर्ड होते हैं। फिर नक्षत्र हो गए और फिर वार हो गए जो हम संडे से सैटरडे तक गिनते हैं। इनके अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे मंडे और मृगशिरा नक्षत्र। अभी मैं जब मृगशिरा नक्षत्र की बात करता हूँ ना तो 75% मेरे मुंह से मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बहुत अच्छी चीजें नहीं निकल पाती क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं। लेकिन यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट जब मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार का कॉम्बिनेशन आता है तब बनता है अमृत सिद्धि योग। अब मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार के कॉम्बिनेशन में अमृत सिद्धि योग आ गया तो सब अच्छा ही होना है, उसकी कुंडली में एक पावर मिल गई उसकी कुंडली। रविवार और हस्त नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आ गया तो सब अच्छा ही होना है, उसकी जिंदगी में पावर आ गई, उसकी जिंदगी में इम्यून सिस्टम आ गया। पंचांग में राजयोग इम्ब्रेडेड है। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र में पंचांग में राजयोग इम्ब्रेडेड है। ये तो हो गए अमृत सिद्धि योग। अभी यही अमृत सिद्धि योग विष योग में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इनमें एक तिथि ऐड होगी। 15 में से 14 तिथियां अमृत सिद्धि योग बना रही हैं, लेकिन रविवार, हस्त नक्षत्र और पंचमी तिथि अगर आ गई तो ये बना देगी विष योग। अब इसको विष कन्या मान लो, विष पुरुष मान लो, लेकिन विष योग बना देगी। और विष योग का मतलब है ठाकुर तो गए हो, आदमी की तो बैंड बजेगी ही बजेगी। सोमवार और मृगशिरा जो कि अमृत सिद्धि योग था उसमें षष्ठी ऐड हो गई तो विष योग हो गया। तो अगर किसी ने खाली तिथि नहीं कंसिडर करके चली तो पूरा कैलकुलेशन ही खराब हुई। अगर दूध में खीर बनी हुई है, बड़ी टेस्टी खीर है, उसमें केसर डला है, इलायची डली है, और उस खीर में कोई गलती से नींबू डाल दे, दूध तो फट जाएगा। तो यही काम करती है वो तिथि, वो नींबू का काम कर जाती है। फिर कोई थोड़ी ना केसर की क्वालिटी क्या है, दूध की क्वालिटी क्या है, फिर तो वो चीज काम करेगी ना। तो ऐसे शनिवार और रोहिणी नक्षत्र ये बनाता है अमृत सिद्धि योग। शनिवार, रोहिणी नक्षत्र और एकादशी विष योग बना देता है। अब लोगों को पहले ये पता होना चाहिए अमृत सिद्धि योग कैसे बनेगा, और ये ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि विष योग उसमें से कौन से है। तो ऐसे हर एक के साथ होता होगा कॉम्बिनेशन। हर एक इतने परमेंटेशन कॉम्बिनेशन है साहिल भाई कि मैं मैनुअली देखता हूँ, इसलिए मुझे एक एक कुंडली देखने में कभी कभी एक एक घंटा भी लग जाता है, लेकिन वो अपना काम करते ही करते हैं। बुरे योग भी हैं, अच्छे योग भी हैं। जैसे शून्य नक्षत्र है, बुरे योग है। दग्ध नक्षत्र है, बुरे योग है। यमगंड नक्षत्र है, बुरे योग है। ज्वालामुखी नक्षत्र है, बुरे योग है।
तो ये सब कॉम्बिनेशंस है। अब कॉम्बिनेशंस में सारे ही आपको इसमें तो बता नहीं सकता। और ये आया कहाँ से है? ये आया सूर्य सिद्धांत से। और अलग 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 जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, पराशर होरा शास्त्र हो गया, वरामीर हो गया, रहत जातकम हो गया, सारावली हो गया, इनसे ये चीजें एक्यूमुलेट की गई है। जो बुक मैं इस समय रेफर कर रहा हूँ, ये हमारे सर डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने लिखी है, वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, जिसको मैं रेफर करके बता रहा हूँ। और मेरी फेवरेट बुक ये है नक्षत्र के मामले में। तो क्या इन चीजों के उपाय भी होते हैं? जैसे कि कोई मान लो ओवरऑल सब कुछ सही था बट तिथि खराब निकल गई, उसका कुछ उपाय है? बिना उपाय के एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ाई नहीं जा सकती, बिकती भी नहीं है, बेची नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। तो उपाय का ना सबसे पहले लॉजिक समझो। लोग बिना लॉजिक के उपाय करते हैं। कोई भी तिथि है, उसका एक तिथि लॉर्ड है, डाइटी है, प्रतिपदा के अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा है, तृतीया की गौरी माता है, चतुर्थी के गणेश जी हैं, पंचमी के नागदेव है, षष्ठी के कार्तिकेय जी हैं, सप्तमी के सूर्य भगवान है, अष्टमी के शिव जी है, नवमी की दुर्गा माता है, दसवीं के यमराज है, एकादशी के सारे देवता इंक्लूडिंग विष्णु जी हैं, द्वादशी के कृष्ण जी हैं, त्रयोदशी के यम देव हैं जो शिव जी में लीन हो गए थे, तो त्रयोदशी के शिव जी हो गए, चतुर्दशी की काली माता है और पूर्णिमा के चंद्रमा है। ये तो हो गए तिथि के लॉर्ड्स। नक्षत्र के मैंने आपको लॉर्ड्स बताए हैं। अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यमराज, कृतिका के अग्नि, स्वाति के वायु, ज्येष्ठा के इंद्र, चित्रा के भी इंद्र, विशाखा के भी इंद्र। तो 3 नक्षत्रों के एक ही देवता है। चित्रा में इंद्र और विश्वकर्मा मिलके देवता है, पार्टनरशिप है एक नक्षत्र के ऊपर 2 देवताओं की। और विशाखा में इंद्र और अग्नि मिलके देवता है, ज्येष्ठा के अकेले इंद्र है। तो तिथि के देवता हो गए, नक्षत्र के देवता हो गए, और वार का प्लेनेटरी लॉर्ड हो गया, सोमवार का मंडे इज इक्वल टू मून। अब इनके जो एक्चुअल डाइटी है, रूलिंग डाइटी, उनकी पूजा करो, उनको प्रसन्न करो। गौरी माता की पूजा, जब कोई तृतीया तिथि में पैदा हो गया, तृतीया तिथि की वजह से उसका कुछ बिगड़ रहा है या बन रहा है, उसको अलग करते हुए गौरी माता को कैसे प्रसन्न करोगे? कन्या पूजन। कन्या पूजन तो हो गई पूजा, लेकिन क्या किसी कन्या की शादी में योगदान करके, क्या किसी कन्या की पढ़ाई में योगदान करके, या क्या किसी कन्या की ड्रेसिंग्स में योगदान करके अगर वो कन्या खुश होती है, तो क्या गौरी माता खुश नहीं होंगी? होगी। अंडरस्टैंड दी देवता एंड यू विल गेट योर उपाय। चतुर्थी गणेश जी, लड्डू खरीदो बांट दो, उन्हीं को तो जिनको भूख लगी है, जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस तिथि में कोई पैदा हुआ है, जिस तिथि में पैदा हुआ है, जिस वार में पैदा हुआ है, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिस योग में पैदा हुआ है, जिस करण में पैदा हुआ है, उनके पर्टिकुलर देवतास है। तो अगर मान लो 5 देवता आ रहे हैं, 5 की करना है? नहीं, अभी क्या बोला है, जिसकी वजह से खराबी आ रही है। ठीक है। हस्त नक्षत्र और संडे तो अमृत सिद्धि योग बना रहा था, पंचमी तिथि ने आके उसको विष योग में कन्वर्ट कर दिया। तो हस्त और संडे को साइड करो, पंचमी तो सॉल्व करो। पंचमी के देवता है नाग देवता। अब कोई तो बोल देगा भैया नाग को दूध पिलाओ, कैसे पिला दो नाग को दूध? पॉसिबल नहीं है। तो अपने घर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मत कराओ। पीपल के पेड़ के नीचे आटा, चीनी वगैरह कुछ रखाओ, तेज नाग के आगे दूध रखाओ, उनको बोलो हमारी रक्षा करो। लेडीज हैं जो अपने हस्बैंड को दूध पिला सकती हैं अगर वो उनको नाग समझती हैं। तो इस तरह से आपको डाइटी को पकड़ना है और उसके हिसाब से उपाय करने हैं। ये है उपाय का एक्चुअल तरीका। दबाने में से कुछ नहीं होगा, दबा दो तो उससे जल्दी रिजल्ट आ जाए। मैं लाल किताब में नहीं मानता। ठीक है, आप मानते नहीं है, होती नहीं। देखो, लाल किताब लिखी हुई है तो होती तो है ही। मैं उपायों में अगर मानता हूं तो मैंने एक उसकी आपको थिंक लाइन बताई है, क्या वो आपको लॉजिकल लगी? अगर मेरी चीज कोई गलत है, जो मेरे मुंह से कभी गलत भी निकल सकता है, मैं उसको करेक्ट करने को तैयार हूं, लेकिन चीज का लॉजिकल होना जरूरी, चीज का शास्त्र सम्मत होना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर कैन बी रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग। मैथमेटिशियन कैन बी रॉन्ग, मैथमेटिक्स इज नॉट रॉन्ग। अब मेरे दिमाग में ना जितना मैं घुस रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, उतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया। अगर हम ऋग्वेद की बात करके चले ना, 2 लाख साल पुरानी है शायद, तो 2 लाख साल पहले अर्थ गोल है, इसके अराउंड घूम रही है, ये नक्षत्र इनकी ऑर्बिट में आ रहे हैं। ऑर्बिट तो हमको भी पढ़ाई गई है ना, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमको भी पता लगा है। ऐसे इतनी सारी चीजें। अब नक्षत्र के साइज की बात कर रहे हैं हम। लव और कुश थे ना, 2 बच्चे। लव खो गया था तो लव के डीएनए से कुश का प्रकट कर दिया था, कुश की क्लोनिंग कर दी थी 12,000 साल पहले। क्या आज की डेट में क्लोनिंग पॉसिबल है? क्या मैं आपकी क्लोनिंग कर सकता हूँ?
नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजीज थी, वो गांव नहीं चली गई। एवोल्यूशंस हुए ना बहुत सारे, एक पूरे मतलब इतने डिजास्टर हुए कि सब मैनकाइंड खत्म हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर डिजास्टर हुआ, महाभारत हुई, सब खत्म हो गया, उसके बाद ये अपना कलयुग शुरू हुआ। तो मान लो 100 लोगों को क्लोनिंग आती थी उस टाइम, वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाई ना, वो बंदे ही खत्म हो गए, और जो डॉक्यूमेंटेड थी वो जल गई, जो अगर कुछ लिखा भी हुआ था तो वो जला दिया गया। वो जला दिया गया। 800 साल हम गुलाम रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। उससे पहले हमारी कुछ यूनिवर्सिटी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी साइंस होती थी, वो सब प्रिजर्व थी। पराशर ओरा शास्त्र का ओरिजिनल वर्जन आज के डेट में किसी के पास नहीं है। जो एक्चुअल पराशर ओरा शास्त्र थी वो कैसी होती, लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू आ रही है, ओरिजिनल वर्जन किसी के पास नहीं है। ऐसी वराहमिहिर ने एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी जिसका नाम था बृहद संहिता, बृहद जातकम। ओरिजिनल टेक्स्ट मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट के सबसे पास वाला टेक्स्ट है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने हर वैदिक बुक का ट्रांसलेट किया हुआ। ऐसी कोई बुक नहीं छोड़ी उन्होंने जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया। लोगों को 248 ही नहीं समझ आ रहा, मतलब लोग समझना ही नहीं चाहते। तो एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि ना रिवाजों के ऊपर था वो, कि जब रिवाज बनाए गए थे उसका कोई लॉजिक था, बट लोगों के अंदर दिमाग नहीं था, इसलिए उसको कहानी से रिलेट कर दिया गया। बट वो कहानी उसके बाद उसका रेलेवेंस खत्म हो गया, बट वो रिवाज अभी भी जिंदा है। तो ऐसे ही क्या, जैसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनाते हैं, मैं भी था। अगर आज से 2 साल पहले वाले साहिल खन्ना को देखोगे तो यही बात करता है, पागल वाली कर रहते हैं। मैं भी था। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी कहानी बनाई गई आम जनता को समझाने के लिए, फिर वो ट्रेवल करती गई और हमने उसको बस लकीर का फकीर मान लिया कि भाई ये ऐसा ही होता है। कहानी हुई भी होगी कभी, लेकिन उस टाइम रेलिवेंट हो सकती है, आज रेलिवेंट नहीं हो सकती। आज मैं बोलूं इस वर्ड का मतलब बताना मेरे को, तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलोगे तो चैट जीपीटी खोलोगे, आप खुद बताओ। लेकिन ऑक्सफोर्ड की जब डिक्शनरी पहली बार आई होगी, कितनी बड़ी चीज होगी उस टाइम, इतनी मोटी बुक। तो पहली बार इंसाइक्लोपीडिया आई होगी, कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन आज क्या चैट जीपीटी के जमाने में, एआई के जमाने में उन बुक्स का रेलिवेंस इन टर्म्स ऑफ यूसेज है? मेरे को आज कोई श्लोक नहीं समझ आता, आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट संस्कृत पर्सन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना चैट जीपीटी या कुछ इस तरह की ट्रांसलेट ऐप लेता हूँ, उस श्लोक को दबाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होगा उसमें और क्या कर सकता हूँ मैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, कुछ चीजों की वो खत्म हो जाती है, वर्थ खत्म हो जाती है। तो ऐसा हो भी सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें हो जिससे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वो बैक्ड बाय लॉजिक हो, बट आज वो लोग समझा नहीं पा रहे हैं। मैं ना 200 एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, 200, जब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। तो मेरे को सिर्फ 200 में से 2 एस्ट्रोलॉजर, मतलब 1% की भी नहीं हुई ना, वो मिले जो बैक्ड बाय लॉजिक थे। फिर जब मैंने ढूंढे तो 4, 5, 10 और भी मिले, लेकिन 2 तो सबसे पहले मिले थे, वो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और जस्टिस एस.एन. कपूर। उनकी भी वीडियोस यूट्यूब में है, आप उनकी वीडियो सुनो, उनके इंटरव्यू सुनो। उनके पास एक एक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है, जो उस टाइम जिस पॉइंट में ऋषि वेदव्यास, ऋषि जैमिनी या ऋषि पराशर ने किस पॉइंट को किस तरह से रखा था। के.एन. राव जी, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर फेमस हो। फेमस एस्ट्रोलॉजर और अच्छे एस्ट्रोलॉजर में बहुत फर्क है। मेरे को कोई ये बात बोल रहा था, कहता कि जो लोग बहुत तोड़ वाले एस्ट्रोलॉजर्स हो गए उनको अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास अपने आप इतना काम होता है, संभाले ना संभाले। जरूरी ये भी नहीं उनके पास काम हो, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मार्केटिंग टीम चाहिए। लेकिन जो खाना अच्छा बना रहा है, जरूरी नहीं वो रेस्टोरेंट चला पाए। आई एम ब्लेस्ड विद माई गुरु, मेरे पास हर चीज का लॉजिकल आंसर है, और अगर मेरे पास लॉजिकल आंसर नहीं हुआ तो कल आ जाएगा। उस दिन नहीं आ पाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें वो बेस प्रोवाइड किया हुआ है। मैं बिना सिर्फ कुंडली देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ देके कुंडली निकाल सकता हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए। हर नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकता हूँ, हर नक्षत्र का क्या क्या रेलिवेंस है, कितने तरह के रेलिवेंस हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो निकाल सकता हूँ। लेकिन टाइम चाहिए, सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज द की टू सक्सेस। यार हमारे सर कह रहे हैं उनको 25% आती है होरा शास्त्र, और इधर कोई बड़े बड़े पंडित जी जो टीवी में नजर आते हैं, वैसे छोटे हैं, मुझसे भी छोटे हैं, वो कहते हैं उनको सारी आती है। जिसने पराशर होरा शास्त्र का ओरिजिनल टेक्स्ट, प्रसन्न मार्ग का, सरवार चिंतामणि का, बृहद जातक का, सारावली का, जिसने ओरिजिनल
संस्कृत से ओरिजिनल में कन्वर्ट किया है हिंदी में, वो कह रहा है मेरे को 25% आती है, बाकी कह रहे हैं मेरे को 100% आती है। तो उनको 25 आती तो मेरे को तो 20 ही आएगी। सही बात। स्थिति नक्षत्र, संघार नक्षत्र कोई नहीं जानता। जो भी आदमी सिंघार नक्षत्र की तीसरी पदा में पैदा हुआ है उसकी जिंदगी झंड हो जाती है। अब सिंघार नक्षत्र कौन सा है, लिस्ट है किसी के पास? नहीं है, मुझे भी देखनी पड़ेगी। जो भी तीसरा नक्षत्र है उसकी तीसरी पदा हमेशा सिंघार नक्षत्र में आएगी। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, पहला सिंघार नक्षत्र हो गया कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, दूसरा सिंघार नक्षत्र हो गया आद्रा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, तीसरा सिंघार नक्षत्र हो गया अश्लेषा। अब जो भी कृतिका में तीसरी पदा में पैदा हुआ था वो सिंघार नक्षत्र में आ गया। कृतिका के बाद कौन सी आई थी? आद्रा की तीसरी पदा में पैदा हुआ, वो सिंघार नक्षत्र में चला गया। और अश्लेषा की तीसरी पदा में पैदा हुआ, वो सिंघार नक्षत्र में चला गया। फिर उत्तरा फाल्गुनी की तीसरी पदा में पैदा हुआ, वो सिंघार नक्षत्र में चला गया। उसके बाद स्वाति नक्षत्र की तीसरी पदा में पैदा हुआ, वो सिंघार नक्षत्र में चला गया। संहार, संहार मतलब डिस्ट्रक्शन, तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और ये सारे जितने मैंने नक्षत्र बोले, जो पता बोली है, ये सब नवमांश में कुंभ राशि या मीन राशि में आएगी। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और इसको बोलते हैं दुरितांशा। और दुरितांशा में जो सबसे बड़ी रिसर्च की हुई है वो जस्टिस एस.एन. कपूर ने की हुई है। और वो कहते हैं विदाउट हेल्प ऑफ डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, मैं रिसर्च कर ही नहीं पाता, उन्होंने अपनी बुक में लिखी है स्प्लेंडर ऑफ वर्गा में। ये जो मैंने दुरितांशा में रिसर्च किया है मेरी, लेकिन अगर ये ना होते तो मैं रिसर्च ना कर पाता। अब इतने डीप में जाए कौन भैया, मेरे को पैसे कमाने, मेरे को रेमेडी बता दो। कैसे बता दूं जब तेरा 3-3 4-4 ग्रह सिंघार नक्षत्र में है, तू जिंदा रह ले, यही बहुत है। कोई ऑर्फन पैदा होता है ना ऑर्फन पैदा, कोई बंदा लो इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है ना, कोई डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है ना। जब मैं पैदा हुआ मेरी आंखें कमजोर थी, क्योंकि मेरे फादर की भी आंखें कमजोर थी। ये डीएनए डिसेबिलिटी के साथ भी कई लोग पैदा होते हैं ना। ये कुंडली से तो नजर आएगा, और कहां से नजर आएगा? लोग एक गे और लेस्बियन को बीमारी समझते हैं, क्या ये कुंडली से नहीं नजर आएगा? क्या प्रेफरेंसेस आपके कुंडली से नजर नहीं आएंगे? और ये पहले उस टाइम पे भी बताई गई है प्रेफरेंसेस के बारे में, मतलब ये हमारे कल्चर का पार्ट है, बस आज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हिंदुइज्म में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो नॉन एक्सेप्टेबल है। हिंदुइज्म इज दी ओनली रिलीजन जिसमें सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अब आपको एक और चीज बताओ, जो नक्षत्रों से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कितना पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड है। राहु केतु की हर कोई बात करता है। राहु इस घर में हो तो ये रिजल्ट आएगा, राहु उस घर में हो तो ये रिजल्ट आएगा, अलाना फिलाना ढिमकाना। ये जो मैं राहु केतु की बात कर रहा हूँ ना, ये जितने भी मैंने पिछले 1-2 साल में पॉडकास्ट देखे हैं ना, इसकी वजह से कर रहा हूँ। और इस बात को समझना, ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, इस बात को समझना, राहु केतु एक ही आइडेंटिटी के 2 पार्ट्स हैं। राहु हेड है, केतु टेल है। दोनों आपस में 180 डिग्री ही रहेंगे। 14 राहु केतु के बारे में बात करी हुई है। 14 राहु केतु कहाँ से आ गए? कितने प्लैनेट्स हैं टोटल राहु केतु को हटा के? 7। राहु केतु क्या है? राहु केतु इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ऑर्बिट ऑफ 2 प्लैनेट्स। सन के भी राहु केतु हैं, मून के भी राहु केतु हैं। जो पृथ्वी के राहु केतु हैं, अर्थ के जो राहु केतु हैं, वो मून और पृथ्वी के बीच के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, नॉर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको नॉर्थ नोड कहते हैं, और साउथ इंटरसेक्शन पॉइंट, वो राहु केतु बनते हैं। पृथ्वी और मून के बीच के जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑर्बिट के, वो राहु केतु होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री क्यों चलते हैं? क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके, वो तो कोई सेलेस्टियल बॉडी है ही नहीं ना, वो तो एक पॉइंट है जिसको हम वो कर रहे हैं। पॉइंट को अपनी जगह खड़ा रहेगा, घूम कौन रहा है? प्लैनेट या फिर और चीजें। तो जब प्लेनेट घूम रहा है तो वो राहु केतु पीछे जाता नजर आएगा। जब ट्रेन निकलती है तो स्टेशन पीछे जाता नहीं नजर आता। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। 30 डिग्री से किसी भी राशि में 30 डिग्री में एंटर करेगा, 29, 28, 27, 26, 25 में जाएगा। एक राहु केतु सूर्य के भी हैं। सूर्य के राहु केतु हैं। जब राहु तुला राशि में होता है चित्रा नक्षत्र में, वो सूर्य का राहु है। और सूर्य का केतु हो गया अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का जो जंचर पॉइंट है, वो सूर्य का हो गया केतु। जब चंद्र का राहु तुला राशि में होता है, सूर्य का राहु तो पूरी जिंदगी तुला राशि में रहेगा क्योंकि सूर्य इज स्टेशनरी। जब चंद्र का राहु तुला में होता है, सूर्य का राहु भी तुला में होता है, तो 2 राहु एक ही पॉइंट पे आके हो गए, वो दोनों हो गए रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा जो राहु केतु के नेगेटिव इफेक्ट है कौन सी राशि में आएंगे? तुला में। और सबसे कम आएंगे मेष में। सारावली का कोट है कि कर्क राशि में, वृष राशि में और मेष राशि में अकेला राहु राजयोग कारक होता है। और ये कोट मैं आपको दूंगा,
सारावली का दूसरा कोट कि राहु पीछे जाता है एक राशि में 30 डिग्री से 29 डिग्री। अब मान लो कहते हैं चंद्र राहु ग्रहण योग है, और भाई साहब मेरी बात सुनो, चंद्र राहु ग्रहण योग तब है जब चंद्र 10 डिग्री का है और राहु 20 डिग्री का है। तो चंद्र एक राशि में 10 डिग्री पे आया, राहु 20 डिग्री पे, तब ग्रहण योग नहीं है, तब वो प्रॉब्लमेटिक राहु भी नहीं है। जब राहु 10 डिग्री का है और चंद्र 12 डिग्री का है तो इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, तो तब प्रॉब्लमेटिक है जब इंटरसेक्ट हो गया। राहु विल पीछे की डिग्री इसमें आएगा ना, राहु जब भी आप दिन बढ़ाते हो तो राहु की डिग्री पीछे होती है और किसी भी ग्रह की आगे होती है। तो जो ग्रह राहु के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, और ग्रहण योग बन नहीं सकता, क्योंकि ग्रहण होने के लिए पूर्णिमा का होना जरूरी है। तो ग्रहण कब बनेगा? जब पूर्णिमा होगी। तो ग्रहण योग वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन किसी भी इंसान का चंद्र राहु इकट्ठा बैठ जाए, बस ये कह देते हैं ग्रहण योग हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, 2-2 लाख की पूजाएं कराते हैं। राहु केतु की नॉलेज नहीं है, लेकिन 2-2 लाख की पूजाएं कराते। तो जब तक आपका राहु या केतु किसी ग्रह के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा डिग्री वाइज, तब तक वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसको चेक कैसे करेगा? कोई अपनी कुंडली के अंदर देखेगा राहु कितनी डिग्री पे बैठा है और कोई भी अलाना फिलाना ग्रह कितनी डिग्री पे बैठा है। अगर दोनों आसपास है, अगर राहु की डिग्री कम है और उस ग्रह की डिग्री ज्यादा है सेम राशि में, तो वो इंटरसेक्ट कर चुका है। राहु की डिग्री 30 डिग्री है और ग्रह 25 डिग्री पे है तो भी इंटरसेक्ट नहीं किया। राहु 25 पे है, ग्रह 22 पे है तो भी इंटरसेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये राहु आ रहा है, ये ग्रह आ रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं। जब इंटरसेक्ट कर जाएंगे तब दिक्कत आएगी। और सेम होगी तो भी दिक्कत है, हाँ सेम होगी तो भी दिक्कत है, और एक पीछे होगा तो भी दिक्कत है। इंटरसेक्ट करके तो दिक्कत है। लेकिन कोई भी ग्रह 10 डिग्री का है और राहु 20 डिग्री का है तो वो इंटरसेक्ट नहीं किया, तो प्रॉब्लम वहां पे कम है, बहुत कम है। पर कभी तो इंटरसेक्ट करेगा ना, तो जब इंटरसेक्ट करेगा ना तो प्रॉब्लम आएगी। पर उस पैदा होने के टाइम पे इंटरसेक्शन नहीं था, इसलिए वो नेगेटिव नहीं है। हाँ, और तुला का राहु ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे जैसे वो कम होता रहेगा राहु, तुला से मेष तक जैसे जैसे कम आ जाए उतनी प्रॉब्लम्स कम होती रहेंगी। और काल सर्प दोष किसी भी ग्रंथ में वर्ड लिखा ही नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये वर्ड लिखा ही नहीं है। हाँ, काल सर्प दोष को मैं आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि एक पाप कतरी दोष लिखा है और उसमें क्या कहते हैं, 2 पाप प्लैनेट्स के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाए या सारे हाउसेस आ जाए या कुछ हाउसेस आ जाए तो पाप कतरी दोष बनता है। तो मैं काल सर्प दोष को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, पाप कतरी से उसको कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। लेकिन जो हो रहा है ना वो ही काल सर्प है, जो क्योंकि बिना सोचे समझे हो रहा है ना। तो क्या उनको कार्मिक इफेक्ट होगा इसका? जो कर रहे हैं उनका तो बहुत बुरा होने वाला। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको गायब होते नजर आएंगे, जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए थे ना, वो सब आपको गायब होते नजर आएंगे, जिनको नॉलेज नहीं थी। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया। थोड़ी टेक्निकल वीडियो है, वीडियो को 2-3 बार भी देखोगे ना तो थोड़ी और बेटर समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी देख रहे होंगे और अभी तक उन्होंने नॉर्मल कंटेंट देखा होगा, यहाँ दबा लो वगैरह वगैरह, टेक्निकल नहीं देखा होगा। तो हमने पहले भी इनके साथ में 1-2 पॉडकास्ट किए हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी से बात करी गई है किस तरीके से सब कुछ होता है, ये कि एक्चुअली आपकी कुंडली कैसे बनती है, ये सब कुछ क्या होता है। तो उनको भी देख लोगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों को समझने में, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। मैंने भी 1 साल पहले ही समझना शुरू किया था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया, तो आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। बाकी हमने कोशिश ये करी है कि आपको बेटर समझा पाए। मैं ऑडियंस को एक और बार बोलूंगा, किसी को कोई भी डाउट हो वो मेरे इंस्टाग्राम में लिखे और उस डाउट का जवाब जो भी मैं फ्री होऊंगा एक छोटी वीडियो के जरिए मैं बना के दूंगा। कोई भी डाउट हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उसके नाम के साथ उसका मैं जवाब दूंगा। और यही मैं अपने यूट्यूब चैनल को ऐसे ही या अपने इंस्टाग्राम में ऐसे ही अपने आप को ग्रो करूंगा कि मुझे सवाल का जवाब देना है, मुझे किसी को गुमराह नहीं करना है। जय श्री राम। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।